हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म बिहारी स्कूल पर। और पूरी उम्मीद है कि हमारे सारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। आप लोग सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे हमारे चैनल को और सारे वीडियोस को शेयर भी कर रहे होंगे। आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 12 का, और 12 में पॉलिटी का पहला चैप्टर जिसका नाम होगा शीत युद्ध का दौर। और शीत युद्ध के दौर से पहले आपकी किताब का नाम मैं बता दूँ, उसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति। आप लोग खोल के बैठ जाइए, देख लीजिए समकालीन विश्व राजनीति। उसको पहले समझ लेते हैं हम लोग चैप्टर पर जाने से पहले। समकालीन विश्व राजनीति मतलब कि समकालीन मतलब क्या होता है कि जो आपका समय चल रहा है उसके बराबरी में सारे विश्व में कौन कौन सी विश्व के स्तर पे कौन कौन सी राजनीति हो रही है। राजनीति का मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं पिछले चैप्टर्स में। और वही होता है कि राज्य के लिए नीति बनाना, तो वो राजनीति होता है। लेकिन ये विश्व के स्तर पे, मतलब कि आप एक भौगोलिक अपनी जो आपकी राज्य की जो सीमा है उसके बाहर जो देश हैं, ठीक है, आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, चाहे जो और भी देश हैं, जितने विश्व में जितने देश हैं, उसके साथ आप कौन सी नीति बना रहे हैं, कौन सी आप योजना लेके चल रहे हैं और कौन कौन से देश से आप कैसे संबंध रख रहे हैं, वो सारी नीतियाँ क्या होती हैं, विश्व की राजनीतियाँ पढ़ी जाती हैं। तो वही चीज़ आप लोग के ऑलरेडी पूरे किताब में यही पढ़ना है, समकालीन विश्व राजनीति के बारे में, ठीक है। और उसके पहले हम लोग आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे शीत युद्ध का दौर। अब शीत युद्ध के दौर में सबसे पहला जो छोटा सा एक शब्द है जिसको आप डिफाइन करना चाहेंगे, युद्ध है। युद्ध जो है, शीत युद्ध छोड़ दीजिए, युद्ध का सिर्फ डेफिनेशन आप अपने सोचिए। युद्ध का आप डेफिनेशन, युद्ध आते ही आपके मन में क्या आता है? युद्ध आते ही आपके मन में 100% यही विचार आता है कि सशस्त्र जो है, मतलब कि शस्त्र के साथ, हथियार के साथ, चाहे वो विश्व स्तर पे तो जानते ही आप लोग कितने खतरनाक हथियार यूज होते आए हैं और यूज हो सकते हैं। लेकिन उसी स्तर पे आप सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उस स्तर पे दो शक्तियों के बीच या दो देश के बीच या दो राज्य के बीच क्या हो, युद्ध हो, तो दो शक्तियों के बीच संघर्ष हो, तो उसे आप युद्ध कहते हैं। लेकिन आज आपको जो पढ़ना है वो शीत युद्ध पढ़ना है। अब शीत युद्ध मतलब क्या होता है, शीत मतलब क्या होता है, इंग्लिश में आप देखेंगे तो इसका अर्थ क्या होगा, कोल्ड होगा और प्लस वॉर। अब ये कैसा वॉर हुआ जो कि कोल्ड भी हो और वॉर भी हो? वॉर में हमेशा गर्माहट होती है, कोल्ड तो होता है, मतलब कि ठंडापन तो होता नहीं है, ठंडे दिमाग से आदमी कोई युद्ध करता नहीं है। लेकिन इसका नाम शीत युद्ध क्यों पड़ा, इसको जानना जरूरी है इस चैप्टर में। मैं इस चीज़ को आपको प्रूव करूंगा कैसे ये शीत युद्ध कहलाता है, क्यों कहलाता है, और इसका मतलब कि क्या परिणाम होगा और क्या नहीं होगा, सारा कुछ मैं डील करूंगा। उससे पहले आपको पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बताऊंगा कि शीत युद्ध कब स्टार्ट हुआ, इसके पीछे पृष्ठभूमि क्या थी, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। दो ध्रुवीय विश्व मतलब कि क्या, मतलब कि प्रिंस जो पोलर वर्ल्ड है, मतलब कि दो जो ध्रुवीय वर्ल्ड होगा, यूएसए और सोवियत संघ के बारे में हम लोग बात करेंगे। दो ध्रुवीय विश्व वही होंगे और उनका आरंभ। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि उन जो दो ध्रुवीय विश्व थी, मतलब कि यूएसए और यूएसएसआर, मतलब कि सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, उनके द्वारा कौन कौन सी, मतलब कि कौन सी ये बनाई गई, संस्थाएं बनाई गई जिससे कि और सब देशों को भी अपने गुट में शामिल कर सके। उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे इसमें शीत युद्ध के दायरे तथा 3 संधियां, मतलब कि शीत युद्ध भी था, एक युद्ध भी था, लेकिन उसके अंदर फिर भी दायरे थे, लिमिटेशंस थे कि आपको इस हद से आगे नहीं बढ़ना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, नहीं तो फिर तीसरा विश्व युद्ध होने का पूरी संभावना थी। उस चीज़ को समझेंगे। उसके अलावा 3 संधियां के बारे में ज़्यादा नहीं समझना है, बस दायरे के लिए मैंने लिख रखा है। उसके अलावा दो ध्रुवीयता को चुनौती, मतलब कि जो प्रिंस पोलर वर्ल्ड बन गया था, मतलब कि यूएसएसआर और यूएसए के बीच में हम मतलब तीसरा एक वर्ल्ड आता है, गुट निरपेक्ष वर्ल्ड आता है, गुट निरपेक्ष देशों का मतलब कि एक समूह आता है। उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। उसमें इंडिया की भूमिका क्या है, उस चीज़ को समझने के बाद में कोशिश करेंगे। उसके अलावा नौ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में भारत और शीत युद्ध, ठीक है। भारत और शीत युद्ध क्या है, मतलब कि इंडिया और इम्पैक्ट ऑन इंडिया ऑफ आफ्टर कोल्ड वॉर, या मतलब ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, और अभी क्या स्थिति है, इस चीज़ को समझने की पूरी कोशिश करेंगे और मैं समझाने की इसको कोशिश करूंगा। तो चलिए आप लोग अपना चैप्टर खोल लीजिए और पहला स्टार्ट करते हैं कि शीत युद्ध के पहले, उसके पहले सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग पृष्ठभूमि। अब शीत युद्ध का जो दौर है ये हम लोग मान लेते हैं
1950 से आप मान के चलें, 1950 से 1990 तक मान के चलें, मतलब 40 वर्षों का ये युद्ध है, शीत युद्ध, ठीक है, 40 वर्षों तक चला है। उसके पहले क्या हुआ है, उसके पहले सब लोग जानते हैं कि 1950 से पहले क्या हुआ। 1950 से पहले दुनिया जो है 30 सालों में 2 विश्व युद्ध देख चुकी थी, ठीक है, आप लोगों को पता है। एक कब देखे थे हम लोग, 1914 से 18 के बीच में, और एक देखे हम लोग 1939 से 45 के बीच में, ठीक है, 1939 से 1945 के बीच में दूसरा विश्व युद्ध देखते हैं। अब पहला विश्व युद्ध का हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर शीत युद्ध का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी बता दें कि उस युद्ध में आप जानते हैं कि जर्मनी के साथ क्या हुआ था, ज्यादती होती है, जर्मनी उत्पात मचाता है, लेकिन जर्मनी के साथ ज्यादती होती है और वर्साई की संधि होती है, जिसमें कि बहुत सारा जो चीज़ें हैं, ज़मीन हैं और जो भौगोलिक क्षेत्र हैं और जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है मतलब कि जर्मनी, और मजबूत हो जाते हैं क्या, फ्रांस जैसे देश, रूस जैसे देश और बहुत सारे देश मजबूत होते हैं, पोलैंड जैसे देश बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। उसके अलावा हम लोग जो बात करते हैं, उसके बाद जो बात करते हैं, एक दौर चलता है हमारा जर्मनी में हिटलर का युग आता है। धीरे धीरे जब जर्मनी अपने आप को संभालता है और हिटलर के नेतृत्व में जब संभालता है अपने आप को और एक विश्व शक्ति के रूप में उभर आता है, उसके बाद क्या होता है कि 1939 से स्टार्ट होता है जर्मनी के मतलब कि अटैक से, जर्मनी का अटैक होता है पोलैंड पे, रसिया पे और क्या बोलते हैं फ्रांस पे, और उसके बाद सबसे बड़ा जो आक्रमण होता है वो होता है अमेरिका पे, पर्ल हार्बर पर आक्रमण। अमेरिका के लिए दृष्टिकोण से अमेरिका का शामिल होने के मतलब कि अमेरिका जब शामिल होता है विश्व युद्ध में, तो इस घटना के पीछे उसका बहुत बड़ा इस घटना का बहुत बड़ा कारण होता है, ठीक है, जिसमें कि अमेरिकन जो लोग होते हैं, अमेरिकन सैनिक होते हैं, उसमें घायल होते हैं और मारे जाते हैं। तो पर्ल हार्बर का आक्रमण के कारण जो होता है अमेरिका भी शामिल होता है इसमें। तो ये है मतलब कि एक पृष्ठभूमि जो कि आपको विश्व युद्ध तक ले जाती है। अब विश्व युद्ध का अंत कैसे होता है, हम लोग सारे लोग जानते हैं कि नागासाकी और हिरोशिमा पर बॉम्ब फेंका जाता है, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा, मतलब जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को, ठीक है, उसके द्वारा क्या होता है, विश्व युद्ध का अंत होता है। तो ये एक पृष्ठभूमि हुई। उसके बाद आपका होता है कि मतलब कि 1945 में ही आप देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, जो यूएन बोलते हैं हम लोग, यूनाइटेड नेशंस, उसका एक संघ बनता है। उसके अलावा WTO, विश्व व्यापार संगठन, उसके बाद IMF, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आती हैं और विश्व एक अलग उसमें चलता है। उसी दौरान आप देखते हैं, पृष्ठभूमि की बात करें तो उसी दौरान आप देखते हैं विश्व स्तर पे क्या होता है कि भारत जैसा देश, चाइना जैसा देश, अफ्रीका में बहुत सारे देश, फिर से ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारे देश जो होते हैं वो आज़ाद हो रहे होते हैं उस समय, ठीक है। तो उस समय ये ऐसा मतलब कि माहौल चल रहा होता है, एक आज़ादी का माहौल चल रहा होता है, एक ऊपर से विश्व युद्ध का अंत हो रहा होता है। अब उसी समय क्या होता है, जो मैंने सबसे बड़ी बात बोली कि जो अंत होता है विश्व युद्ध का, बहुत मतलब कि बहुत ही नाटकीय ढंग से और बहुत अलग अंदाज में होता है, क्योंकि किसी को पता नहीं होता है किसी के पास, किसी देश के पास परमाणु शक्ति भी हो सकता है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर भी कोई देश है, ये किसी को मालूम नहीं था। लेकिन ऐसा ही बोला जाता है कि अमेरिका ने अपनी मतलब धौर जमाने के लिए और चीज़ों को वो करने के लिए, मतलब कि एक दिखाने के लिए विश्व को कि मेरे पास क्या है और मुझसे सब लोग डर के रहें, उसके लिए भी, क्योंकि जापान पे आक्रमण करना उस समय परमाणु अटैक का बोला जाता है कि कोई ज़रूरी नहीं था, वैसे भी चीज़ें टैकल हो सकती थी। लेकिन अमेरिका का कहना था कि नहीं, इससे क्या हुआ कि जितने भी देश का और ज़्यादा नुकसान होता, 10 साल और हम लोग जाते, मतलब 5 साल और जाते, जितने भी देर विश्व युद्ध में, वो और ज़्यादा नुकसान पहुँचाता, तो इस चीज़ को करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। तो चलिए, अपनी अपनी राय है अपने अपने देशों की, लेकिन इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ा, इससे जो फ़र्क पड़ा, एक सभी देश तो करीब सारे देश, और ब्रिटेन भी कमज़ोर हो चुका था उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो उसमें महाशक्ति बनने की या मतलब कि अपने पावर दिखाने की तो कोई बात ही नहीं थी। उसके अलावा भारत, चाइना, मैंने बोला कि आज जो आपको विश्व पटल पर बड़े बड़े देश दिखते हैं, वो उस समय उनका कोई क्या नहीं, मतलब कि बिल्कुल भी उनका बेस तैयार नहीं था। वो लोग अपने ही से जूझ रहे थे, अभी मतलब कि स्वतंत्र हुए थे, उनके पास आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक बहुत सारी मतलब कमजोरियां थी और अपने आप को समेटने की एक मतलब कि चुनौती थी। लेकिन उसी दौर में क्या होता है कि USSR जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, ठीक है, वो अपने आप को यहाँ पे हीन मानता है। जैसे ही अटैक होता है मतलब कि अमेरिका द्वारा किस पे, अपना जापान पे, हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु हथियार से, उसको लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका मुझसे क्या है, अमेरिका मुझसे आगे है और अमेरिका कहीं ना कहीं विश्व पे एक धाक जमा सकता है। जबकि USSR भी कमज़ोर नहीं था, उसने परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन रसिया, जो आज रसिया देखते हैं, आज USSR था और 21 देशों का, 21-22 देशों का पूरा एक जखीरा था उसके पास, और बहुत बड़ा
बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल और बहुत बड़ी शक्ति थी उस समय, क्योंकि मित्र राष्ट्र में आप लोग पता होगा, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? ब्रिटेन था, अमेरिका था, रशिया था, और एक देश मैं भूल रहा हूँ। ब्रिटेन था, अमेरिका था, रशिया था, और एक देश था, मुझे याद नहीं आ रहा, चलिए देख लीजिएगा। तो वो मित्र राष्ट्र में थे, और धुरी राष्ट्र में कौन कौन से थे? यही जापान, जर्मनी और इटली, ठीक है। हाँ, शायद फ्रांस था मित्र राष्ट्र में, ठीक है। तो ये चारों देश थे, लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन में वो दम नहीं रह गया था, और दम जो था वो यूएसएसआर में, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में, और अमेरिका में था। और अमेरिका ने अपने शक्ति का प्रदर्शन जो था हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा के कर दिया था। तो यहाँ से एक दिमाग में आता है यूएसएसआर के, सोवियत संघ के, कि हम क्यों नहीं मतलब कि हम क्यों नहीं कर सकते हैं ये, मतलब कि परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमारे पास परमाणु हथियार क्यों नहीं है। और जिसके पास, अब यहाँ से एक दौर स्टार्ट होता है सोचने की मतलब कि चीज़ है, यहाँ से एक दौर स्टार्ट होता है देशों में कि जिसके पास भाई परमाणु हथियार होगा वो क्या होगा, वो कभी भी किसी पर अटैक कर सकता है, और कभी भी अपना बल शक्ति प्रदर्शन कर सकता है, और वो जीत सकता है किसी भी युद्ध को और किसी भी क्षेत्र को, ठीक है। यहाँ से एक ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो यहीं से स्टार्ट होता है जो हम कहते हैं शीत युद्ध का। और शीत युद्ध पे जाने से पहले मैं बता दूं कि शीत युद्ध क्या कहलाता है, उसका डेफिनेशन बता दूं, ठीक है। शीत युद्ध का दौर तो चलेगा अभी 40 साल, और 40 साल में यही पढ़ना है हमें कि शीत युद्ध में क्या क्या हुआ। लेकिन शीत युद्ध को जानने से पहले उसका डेफिनेशन जान लेते हैं। तो कोल्ड वॉर मैंने बताया, कोल्ड वॉर मतलब क्या? एक सिर्फ और सिर्फ युद्ध का मैंने बताया कि युद्ध का मतलब सिर्फ और सिर्फ सशस्त्र संघर्ष होता है, लेकिन यहाँ पे ये मायने बदल जाते हैं। यहाँ पे ये मायने इसलिए बदल जाते हैं, यहाँ पे भी युद्ध हुआ, ऐसा नहीं है युद्ध हुआ, मैं आपको बताऊंगा, अभी प्रत्यक्ष एग्जाम्पल बताऊंगा। युद्ध बहुत सारे हुए यहाँ पे भी, इस 40 साल में भी, लेकिन उस स्थिति पे कभी नहीं पहुंचा उन दोनों देशों के बीच संघर्ष की तृतीय विश्व युद्ध हो पाए, ठीक है। और दोनों के बीच, दोनों शक्तियों के बीच एक बहुत जबरदस्त मतभेद था कि साम्यवाद, ठीक है, दो वाद, साम्यवाद और पूंजीवाद या उदार लोकतंत्र, ठीक है। उदार लोकतंत्र और पूंजीवाद का जो समर्थक था वो कौन था? वो था यूएस, ठीक है। और जो ये था अपना साम्यवाद का जो मतलब कि फॉलोअर था वो था यूएसएसआर, ठीक है। तो ये वर्सेस था, ये मतलब लड़ाई थी एक तरह से वाद की लड़ाई थी, ठीक है। वाद की लड़ाई हम बोल सकते हैं इसको, कि मेरा जो सिद्धांत है, जो साम्यवाद का सिद्धांत है, जो संयुक्त मतलब कि सोवियत संघ कहता है कि मेरा जो सिद्धांत, साम्यवाद का सिद्धांत मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, और साम्यवाद के सिद्धांत में राज्य कभी नहीं आता है, और सभी को जो शक्तियां हैं सभी को दे दी जाती हैं। और उदार लोकतंत्र का आप जानते हैं, लोकतंत्र का क्या है? लोकतंत्र का है कि राज्य भी रहेगा और लोग भी रहेंगे, और दोनों मिलकर सत्ता की साझेदारी में अपना साथ निभाएंगे और अपने शासन करेंगे। तो इन दोनों के बीच जो है ये वाद जो है, ये वाद की लड़ाई है। इसमें अब बात आ जाती है कि मेरा सिद्धांत बड़ा या आपका सिद्धांत बड़ा, ये सबसे बड़ी लड़ाई है शीत युद्ध में। तो कोई भी पूछेगा डेफिनेशन आपसे कि शीत युद्ध की लड़ाई, शीत युद्ध क्यों कहते हैं इसको, तो शीत युद्ध इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें शस्त्र से ज्यादा इसमें वाद की लड़ाई या सिद्धांत की लड़ाई थी, इसलिए शीत युद्ध कहते हैं। इसमें ज्यादा हथियार और ज्यादा उसकी मतलब कि वर्चस्व नहीं था, इसमें अपने वाद और अपने सिद्धांत को मजबूत बनाने का और उसके प्रति अट्रैक्ट करने का, पूरे देश में जितने देश थे, पूरे विश्व में जितने देश थे, उनको अट्रैक्ट करने का एक होड़ मचा हुआ था, एक कंपटीशन था इन दोनों के बीच। तो ये होता है शीत युद्ध, इसलिए इसको बोलते हैं शीत युद्ध। अब बात करते हैं दूसरा, आपका पृष्ठभूमि मैंने बता दिया, शीत युद्ध का आपको डेफिनेशन बता दिया, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ भी मैंने बता दिया कि दो ध्रुवीय विश्व में कौन कौन थे, यूएस और यूएसएसआर, दोनों दो ध्रुवीय विश्व हो गया था। अब इनके द्वारा क्या हुआ, जो मैंने बोला कि अट्रैक्ट करने की कोशिश हो रही थी, तो अट्रैक्ट करने की कोशिश में क्या करेंगे आप एक अपना एक संगठन बनाएंगे, आप संधियां करेंगे देशों से जाके अपनी चीजों को। अब क्या होता है, राजनीतिक दल जब भी आते हैं, आप आज बिहार में चुनाव हो रहा है तो राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं, अपना एक घोषणा पत्र जारी करते हैं कि आपको हम ये सुविधाएं देंगे, आप हमको ये वोट, आप हमको वोट कीजिए, ठीक है। तो यही चीज एकदम सेम टू सेम यहाँ पे भी चलता है। और यहाँ पे चलता क्या कि नाटो, ठीक है, नाटो और वार्सा। नाटो किसका है, नाटो है अपना यूएस का, और वार्सा किसका है, यूएसएसआर का, ठीक है। तो नाटो और वार्सा चलता है, और नाटो का पूरा फुल फॉर्म आप देखेंगे तो नॉर्थ अटलांटिक एसोसिएशन ट्रीटी, ठीक है। जो अपना अटलांटिक ओशियन है उसके नॉर्थ साइड में जितने भी देश हैं उनकी एक मतलब कि एक बोला जाता है कि एक एसोसिएशन बना देता है यूएस, और बोलता है कि जितने भी देश हैं इसमें शामिल हो जाएं, ठीक है। और इधर क्या करता है अपना ये क्या बोलते हैं,
सोवियत संघ यूएसएसआर क्या करता है कि एक वार्सा पैक्ट लाता है। इसमें बोलता है कि आप साम्यवाद को जो जो समर्थन करते हैं, जो जो देश समर्थन करते हैं, वो इस संधि में आ जाएं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक वर्चस्व लड़ाई होती है अपने वाद की, अपने सिद्धांत की। ठीक है, और नाटो में बोला जाता है कि जो भी देश शामिल होंगे, मतलब प्रलोभन है एक तरह से, कि जो भी देश शामिल होंगे वो क्या करेंगे, वो करेंगे कि जब भी मतलब कि नाटो में जितने देश होंगे, अगर एक पे भी अटैक होता है तो वो सारे देश, जितने भी नाटो के जितने सदस्य हैं, वो सब मिलके उस देश के खिलाफ, जिसने उस नाटो के उस सदस्य पे अटैक किया है, उसके खिलाफ अटैक करेंगे। मतलब कि एक देश पे आक्रमण मतलब कि जितने भी देश हैं उन पे आक्रमण। आज मैं बता दूं, नाटो में 30 देश हो गए हैं और 30 में मुझे लग रहा है 30वां देश अल्बेनिया है। ठीक है, और 30 देश अगर मतलब समझ लीजिए, अगर अल्बेनिया पे, अगर लास्ट देश जो अल्बेनिया है, अगर वो उस पर अटैक होता है तो बाकी 29 देश जो नाटो के हैं उन पे भी अटैक माना जाएगा और सभी मिलके क्या करेंगे, उस विरोधी देश है उस पर अटैक करेंगे और उसको हराएंगे। ठीक है, तो ये नाटो का एक बहुत बड़ा ये है। उसके अलावा नाटो का एक और चला कि सेंटो और सिएटो। अब सेंटो क्या है कि सेंट्रल जो ये हैं एशिया की जो कंट्री है, सेंट्रल एशिया जो जो कहते हैं, जैसे कि किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और सारे जितने भी हैं, उनका एक अलग से गुट बनाया इसने, नाटो ने, सेंटो करके। और सियाटो जो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि दक्षिण एशियाई जो देश हैं, दक्षिण पूर्वी एशियाई, नीचे आप आ जाइएगा, मतलब कि दक्षिण में जैसे थाईलैंड वगैरह और सिंगापुर वगैरह और जितने भी देश हैं, अपने आसियान जो देश हैं, उनका एक अलग से संघ बनाया है मतलब कि नाटो ने। ठीक है, अब ये देखिए, ये मतलब कि बहुत ही बड़ी चालाकी है यूएस की, कि अपना एक संगठन बना लिया है सब जगह जा जाके, और मतलब कि एक इन्वॉल्व होने के लिए अपने आप को। ठीक है, उसके अलावा वार्सा पैक्ट अपना वही था, मैंने बोला ना कि साम्यवाद के जो मतलब कि ये थे, और उन पे भी वही लागू होता था कि अगर वार्सा पैक्ट में जो शामिल हो गया उस पर अगर अटैक होता है तो उसका साथ कौन देगा, यूएसएसआर देगा और सारे देश मिलकर देंगे। लेकिन वार्सा पैक्ट ज़्यादा देर तक चला नहीं, क्योंकि सोवियत संघ ही पूरी तरह ढह जाता है 1990 में जाके। उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, शीत युद्ध का दौर खत्म होता है वहाँ पे। तो इस तरह से हमने देखा कि 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ हो जाता है यहाँ पे, और ये सब संधियाँ चलती हैं। उसके अलावा शीत युद्ध के दायरे तथा 3 संधियाँ। इसका मतलब क्या है, शीत युद्ध का दायरा का क्या मतलब है? अब युद्ध हो गया, क्या बोलते हैं, एक शब्द में बोलते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ठीक, तो मतलब युद्ध और प्यार में सब कुछ जायज है। ठीक है, तो युद्ध में जब सब कुछ जायज है तो फिर क्या ये दायरा वायरा, ये लिमिटेशंस क्या, लिमिटेशंस तो होने ही नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस इसलिए हैं क्योंकि वो दौर अलग था। वो पहले का दौर जो विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय लोकतंत्र जो था उस सर पे चढ़ के नहीं बोल रहा था, और सारे जो देश थे, भारत, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और सारे जितने देश थे, वो आपके ब्रिटेन के उपनिवेश थे, इसलिए विश्व युद्ध हो गया। ठीक है, 1914 में इसलिए विश्व युद्ध हो गया कि ब्रिटेन बहुत ज़्यादा मजबूत था वहाँ पे, यहाँ पे जर्मनी बहुत ज़्यादा मजबूत था, और यहाँ पे फ्रांस, रसिया सब लोग मिलकर मतलब युद्ध कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक दौर अब अलग चल रहा है 1945 के बाद। 1945 के बाद सारे देश जो हैं अपनी अब तरक्की सोच रहे हैं, और संयुक्त राज्य अमेरिका की शक्ति को देख चुके हैं जब उसने परमाणु हथियार बना लिया है। ठीक है, तब सभी देश चाहेंगे ना कि हम अपना मजबूती देखें। तो शीत युद्ध के दायरे इसीलिए हैं क्योंकि अब यहाँ पे आप यूएसएसआर हो चाहे यूएस हो, ये दोनों जानते हैं कि भाई अगर हम उलझेंगे, अगर मतलब लड़ाई में, सशस्त्र युद्ध में या परमाणु हथियार वाले युद्ध में अगर हम लोग लिप्त होते हैं तो यहाँ पे कोई देश हमारा साथ नहीं देगा, क्योंकि सारे देश अस्त व्यस्त हो चुके हैं। विश्व युद्ध ऑलरेडी 2 हो चुका है। ठीक है, और एक विश्व युद्ध होने मतलब, या एक युद्ध होने का मतलब एक देश का 10 से 15 साल पीछे चले जाना है इकोनॉमिक रूप से, और आज इकोनॉमी बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ पे कोई खाने को आपको नहीं देगा जब तक आपके पास इकोनॉमी आपकी मजबूत नहीं होगी। कोई भी देश किसी देश का सहयोग नहीं करने वाला है। ऐसे देश बहुत सारे मर रहे हैं अफ्रीका में, और बहुत लोग तसल्ली दे रहे हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा है। तो इस शीत युद्ध के दायरे इसीलिए बढ़ जाते हैं, लिमिटेशंस इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ पे पता है कि अमेरिका को भी पता है कि यहाँ पे अगर यूएसएसआर से उलझ गए और पता चला कि चलो ठीक है कि आपने तहस नहस कर भी दिया यूएसएसआर को, लेकिन आप भी ऐसा तो नहीं है कि यूएसएसआर बैठा मतलब चूड़िया पहन के बैठा हुआ है और आपको कुछ नहीं करेगा। आपको भी नुकसान उठाना पड़ेगा, और अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ेगा। वो भी शक्ति है, महाशक्ति है, 2 ध्रुवीय वर्ल्ड ही हैं, उसमें यूएसएसआर भी एक है। तो यही बात है कि शीत युद्ध के दायरा जो है बहुत बढ़ जाता है। उसी के इसमें ये दोनों डरते 3 संधियां भी कर लेते हैं। इसी बीच 1960s के दौर में 1960 की परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि
ठीक है, कि आप परमाणु परीक्षण अब नहीं करेंगे, इस पे प्रतिबंध लगाते हैं। उसके बाद परमाणु अप्रसार संधि, कि अब इस चीज इस टेक्नोलॉजी को अब दोनों के पास आ गया। 1960 दौर में दोनों देश के पास, यूएसएसआर के पास और यूएस के पास, दोनों के पास परमाणु शक्ति आ गई है। अब दोनों अपना क्या करते हैं भाई, संधि ले आते हैं कि अब और देशों के पास मत चला जाए। अब इसके पीछे दो ही कारण हो सकता है कि एक आप चाहते क्या है कि जो और देश हैं वो हमारे नीचे रहें, और नहीं तो दूसरा आप बहुत नेक आप सोच रहे हैं कि भाई अब विश्व में परमाणु हथियार ना जाए, नहीं तो कोई अटैक कर देगा तो बहुत गंदा हो जाएगा विश्व का हालत। लेकिन इतना नेक ख्याल तो हो नहीं सकते हैं यूएस के, ठीक है। तो यही बात है, दो संधियां होती हैं, परमाणु अप्रसार संधि, और एक तीसरा संधि होता है परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि। मतलब कि जो आप परमाणु ये करते हैं, छोड़ते हैं परमाणु हथियार, मतलब कि जो परीक्षण करते हैं, उस पे आप एक सीमा लगाइए, ठीक है, कि इतना ही उसमें मतलब कि दायरे में आप कर सकते हैं। तो ये दायरा है एक तरह से, क्योंकि हम देखते हैं कि 1960 के दौर में ही एक बहुत बड़ी घटना होती है यूएस और, एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ, यूएस और यूएसएसआर के बीच में क्या होता है कि क्यूबा एक नाम का देश है, और क्यूबा देश जो है अमेरिका के एकदम सटा हुआ, जो मतलब कि एकदम तटीय प्रदेश पे सटा हुआ है, और उस पर अधिकार किसका है? उस पर अधिकार अमेरिका का नहीं है, उस पर अधिकार है किसका? यूएसएसआर का। अब यहाँ पे क्या होता है कि यूएसएसआर पे अधिकार होता है, मतलब क्यूबा पे अधिकार होता है यूएसएसआर का, और इसको लगता है यूएसएसआर को इस दौर में, शीत युद्ध के दौर में, कि ये क्यूबा पे यूएस जो है हमला करेगा, मेरा जो ये है जगह है उस पे हमला करेगा। तब यूएसएसआर क्या करता है कि क्यूबा पे क्या है, क्यूबा पे एक बना देता है क्या, सैन्य बेस, ठीक है, सैन्य बेस बना देता है। और सैन्य बेस बनाता है, सैन्य बेस मतलब कि वहाँ पे अपने हथियार वहाँ पे सारा कुछ क्या कर देता है, सीमा पे लगा देता है, और आधा से ज़्यादा जो अमेरिका का जो ये होता है, सीमा होती है, जो देश होता है, उसके निशाने पे होता है। अब यहाँ पे डर लगता है किसको? यूएस को डर लगता है कि कभी भी मतलब थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो क्या होगा कि क्यूबा से ही ये सारे मिसाइल छोड़ देगा और हम लोग पूरा तहस नहस हो जाएंगे। और उस समय यूएस के पास ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कोई क्या बोलते हैं, सैन्य बेस नहीं था। तो इसी डर के चलते ये तीन संधियां होती हैं, ठीक है, इन दोनों देशों के बीच। और यही दायरा है शीत युद्ध का, कि युद्ध ही जो है तीसरे विश्व युद्ध में कभी भी तब्दील नहीं हुआ। 40 साल तक चला और बहुत सारे युद्ध भी हुए, लेकिन कभी भी ये तब्दील विश्व युद्ध में नहीं हुआ। अब बात करते हैं इसके आगे, जब दो ध्रुव बन गए हैं, जब मतलब कि टू पोलर वर्ल्ड बन गया है पूरा देश, पूरा विश्व, उसके अलावा अब क्या है कि जो देश आज़ाद हो रहे हैं उनके पास क्या है कि दो ध्रुव में, जैसे नाटो या वार्सा में आपके पास शामिल होने का मौका है, ठीक है, या तो आप अपना एक अलग रास्ता चुनिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है JL नेहरू का, जो जवाहरलाल नेहरू हैं हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, उनकी बहुत बड़ी तारीफ होती है कि यहाँ पे इस दबाव में होते हुए, क्योंकि दो महाशक्तियों के दबाव में होते हुए आप एक अलग रास्ता बनाते हैं। और यहाँ पे कौन कौन देश साथ देते हैं ये भी बता दूं मैं। टीटो, यहाँ पे एक मतलब पूरा नाम मुझे नहीं पता है, मतलब मैंने लिखा भी नहीं है और उतना याद करने की जरूरत नहीं है। टीटो आप याद रखेंगे, यूगोस्लाविया से हैं। JL नेहरू की बात आती है, फिर नासिर की बात आती है मिस्र से। ये तीनों मिलके क्या करते हैं, एक गुट निरपेक्ष मतलब कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नैम जिसको बोलते हैं, उसका मतलब कि उसका फॉर्मेशन करते हैं, उसको गठित करते हैं और एक अपना अलग एक नज़रिया रखते हैं विश्व के सामने। उसके अलावा सुकर्णो जो है इंडोनेशिया के और एनक्रुमा घाना के, ये पूरा साथ देते हैं इस चीज़ में, ठीक है। और 1961 में बेलग्रेड में, शायद बेलग्रेड में पहला सम्मेलन होता है और वहाँ पे गुट निरपेक्ष आंदोलन का मतलब कि एक हस्ताक्षर होता है। और वहीं पे एक चीज़ मतलब कि ये होती है कि हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इन दोनों गुटों से, इन दोनों महाशक्तियों की गुट से, नाटो और वार्सा से हम लोग दूर रहेंगे, अपना एक सम्मेलन बनाएंगे, अपना एक मतलब कि अपनी एक सोच रखेंगे, अपनी एक सिद्धांत रखेंगे। और ऐसा भी नहीं है, अब यहाँ पे सवाल उठता है कि गुट निरपेक्ष मतलब क्या होता है, कि गुट निरपेक्ष मतलब कि आप अलग हो गए विश्व से, यहाँ पे लोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बोला जाता है कि जो भारत है ये अलग हो गया, तटस्थ हो गया, मतलब कि बिल्कुल मतलब कि आप विश्व में जो हो रहा है उससे आप अलग हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि 1950-60 के दौर में ही देखने को मिलता है कि कोरिया में युद्ध होता है, कोरिया में युद्ध हो रहा होता है, वहाँ पे JL नेहरू जाते हैं और वहाँ पे देशों के बीच क्या, दोनों देशों के बीच, उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच संधि करा के आते हैं, ठीक है। तो आप इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि आप गुट निरपेक्ष आप संधि आपने मतलब कि संगठन बना लिया है, गुट निरपेक्ष आंदोलन आपने खड़ा कर लिया है, संगठन
संविधान बना लिया है तो आप विश्व से अलग हैं, ठीक है। आपको विश्व पे नज़र रखना है और भारत ने बिल्कुल इस चीज़ को किया। तो ये बिल्कुल ही निराधार है कि हम लोग गुटनिरपेक्ष के कारण हम लोग हट गए विश्व से, ठीक। तो गुटनिरपेक्ष का मतलब यही होता है कि आप एक तरह से अपनी एक जो है सोच, अपनी एक सिद्धांत विश्व के सामने रखें, ठीक है। और उस समय जो चुनौतियां थी, जो आपको आर्थिक मजबूती आपको प्रदान करनी थी अपने देश को, अपने राजनीतिक इसको और सामाजिक चीज़ों को आपको इकट्ठा करना था और भारत को एक अखंड और मजबूत देश बनाना था, उसके लिए ज़रूरी था कि आप किसी देश के उसमें दबाव बनाएं, क्योंकि हो सकता था कि आगे जाके आप ब्रिटेन वाला हाल हो जाता फिर से, ठीक है। आप यूएसएसआर के अंडर में जाते तो हो सकता था आप साम्यवादी देश बन जाते, आप उसके अंडर में आ जाते, या उसके या यूएस के प्रेशर में आके आप एक उपनिवेश, नया उपनिवेश आप बन जाते यूएस के, ठीक है। तो ये सोच थी किसके गुटनिरपेक्षता के संबंध में। उसके अलावा हम लोग आते हैं नौ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं। नौ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है कि यूएन द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी। उस समय बोला गया था कि जो नए देश हैं, जो अफ्रीकी जो नए देश आ रहे हैं, मतलब उभर रहे हैं, स्वतंत्र हो रहे हैं, चाहे भारत है, चाहे चाइना है, चाहे जो भी हैं, उनके साथ क्या हुआ है हमेशा से कि जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ ज्यादती करते आए हैं और उनके संसाधन को वो लोग मतलब कि इस्तेमाल करते आए हैं और उन लोगों को वो लोग गरीब होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए विकासशील जो देश हैं, जो नौ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है, ये कहती है कि आप लोग क्या होइए, आप लोग एक एकजुट होइए और अपने संसाधनों की रक्षा कीजिए, ठीक है। और जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ आप डील कीजिए और अपनी एक अलग पहचान बनाइए, मतलब कि वो लोग विकसित हैं तो आप लोग विकासशील देश हो जाइए। और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है विकसित, विकासशील और मतलब कि पीछे जो और नीचे मतलब कि और थोड़े कमजोर देश होते हैं उनको मतलब कि वैसे वर्गीकरण करने का एक दौर चलता है। तो ये होता है नौ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। उसके अलावा हम लोग आते हैं भारत और शीत युद्ध, ठीक है। अभी इस दौर में मैंने बोला ना कि भारत और शीत युद्ध का क्या है कि उसी समय भारत जब आज़ाद होता है उसी समय शीत युद्ध स्टार्ट होता है, ठीक है, प्रारंभ होता है। तो भारत का क्या मतलब होता है कि भारत का यही अर्थ होता है ना कि भारत का मतलब कि सोचने का यही मतलब होता है कि हमें किसी पर डिपेंड नहीं होना है अब, ठीक है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में, चाहे मतलब राजनीतिक रूप में, चाहे वो शक्ति के रूप में, चाहे वो किसी भी रूप में, ठीक है। तो इस दौर में यही करता है भारत की गुटनिरपेक्ष का अपना एक अलग ये बनाता है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि कुछ युद्ध भी होते हैं इसी दौर में, 1962 का भारत चाइना युद्ध, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। ऐसा नहीं है कि भारत बहुत ज़्यादा अलग है देशों से। और उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो भारत का अपना ये क्या बोलते हैं 1971 में जब बांग्लादेश संकट आता है तब इंदिरा गांधी कहाँ पहुँचती हैं, सोवियत संघ मतलब कि सोवियत संघ के पास, मतलब कि यूएसएसआर के पास पहुँचती है, ठीक है। और 20 साल का हम लोग क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। तो ये कहना गलत होता है और यहाँ पे एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप तो फिर तो पहुँच ही गए, फिर तो पहुँचे गए यूएसएसआर के पास। अरे यूएसएसआर के पास कैसे पहुँच गई, और बल्कि साम्यवाद में आप कैसे मतलब कि घुस गए, चाहे वार्सा पैक्ट आपने कैसे साइन कर लिया, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये तो भारत की एक अपनी सोच है कि वो गुटनिरपेक्ष लेके चल रहा है। साम्यवाद उसने वार्सा पैक्ट पे ये साइन वाइन कुछ नहीं किया है, बस अपने मौके को, नजाकत को ढूंढते हुए, और वहाँ पे दो महाशक्तियों के बीच युद्ध हो रही थी, उसका फायदा उठाया इंदिरा गांधी ने। बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत ही चालाक उनका ये विदेश नहीं होता है। सबसे पहले जाती हैं वो, जब बांग्लादेश संकट आता है सबसे पहले जाते हैं यूएस के पास ही, ठीक है, यूएस के पास ही जाते हैं। वहाँ पे जब मना हो जाता है तो यूएसएसआर के पास जाती हैं, ठीक है, उसी मतलब कि दौर पे। तो ये बहुत बड़ी सोच है। ये नहीं है कि आप वार्सा पैक्ट साइन कर लिया या आपने तो यूएसएसआर के साथ हो लिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपने मौके नज़ार को समझा और अपनी रक्षा की, बस इसके लिए वो यूएसएसआर जाती है और 20 साल का साइन पैक्ट करती है। तो इस प्रकार भारत और मतलब कि शीत युद्ध का ऐसे ही नाता रहा है। ना भारत पूरी तरह से इन्वॉल्व रहा है और ना पूरी तरह से विश्व से कटा है। जब उसे मतलब कि विश्व को जरूरत पड़ी है, चाहे मतलब उसको भारत को जरूरत पड़ी है, तब तक वो यूएस के साथ, यूएसएसआर के साथ, सबके साथ मिलकर उसने काम किया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ये चैप्टर जो है शीत युद्ध का दौर जो है मैंने बहुत ही सारांश तरीके से और बहुत अच्छे से बता दिया है। उसके अलावा आप लोग जो करना है आप लोग जानते ही हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए। इसके अलावा आप लोगों को सारे जो नोट्स हैं सारा डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। थैंक्स।